एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। कहानियाँ सुनना और सुनाना किसे पसंद नहीं है। अवश्य ही जब आप लोग भी छोटे रहे होंगे तो आपने भी अपनी दादा दादी या नाना नानी से अनेक प्रकार की कहानियाँ सुनी होंगी। अगर मैं कहूँ हमारा जीवन ही एक कहानी है तो यह भी गलत नहीं होगा। हम अपने अनुभवों के आधार पर कई बार इस प्रकार की कहानियाँ अपने दोस्तों को, अपने छोटों को सुनाते हैं, जिसमें कुछ ना कुछ सीख छिपी होती है। चाहे ये कहानियाँ पौराणिक हों या फिर ये कहानियाँ दंत कथाएँ हों, जो कि हमें अनेक बार हमारे अध्यापक या हमारे बड़ों के द्वारा सुनाई जाती हैं। अवश्य ही आप में से भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कहानियाँ लिखना जिन्हें पसंद होगा। तो आज का वीडियो है लघु कथा लेखन पर आधारित, जिसमें हम जानेंगे कि हमें अपनी कथाएं किस प्रकार लिखनी चाहिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, हमारे जीवन में अनेक प्रकार की घटनाएं घटती हैं और उन्हीं घटनाओं को जब हम रोचकपूर्ण तरीके से किसी को सुनाते हैं तो वो कहानी का रूप धारण कर लेता है। ठीक इसी प्रकार यदि हम आगे बढ़ें तो हमारी जो नवीन शिक्षा पद्धति है उसके आधार पर यदि हम देखें तो कहानी लेखन अलग अलग तरीके से आजकल हमसे पूछे जाने लगे हैं परीक्षाओं में भी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम इन बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे आज। सबसे पहले कहानी से संबंधित घटना देकर हमें कहानी लिखने के लिए दे दी जाती है, अर्थात कोई छोटी सी घटना हमें दी जाती है और कहा जाता है कि इसके ऊपर आप पूरी कहानी लिखें। ठीक इसी प्रकार कहानी के कुछ वाक्य दे करके, जैसे कहानी खत्म होने वाली है, उन्हीं वाक्यों को उठा करके हमें दिया गया और कहा गया कि आप इसके ऊपर कहानी लिखें। तो अवश्य ही कहानी लेखन कहीं ना कहीं हमारी कल्पना, हमारी सृजनात्मकता, हमारी सोच को दर्शाता है। लेकिन इस सोच को और अधिक प्रभावशाली, कल्पनीय और प्रशंसनीय बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना होता है। आइए देखते हैं क्या हैं वो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कहानी लेखन की विधियाँ क्या हैं। तो आज के समय में हम देख सकते हैं जब बच्चों से कहानी लिखने के लिए कहा जाता है तो उसके लिए अलग अलग विधियाँ प्रयोग की जाती हैं। अवश्य ही आपको याद होगा जब आप छोटे रहे होंगे तो चित्र दिखा करके हमें कहानी सुनाई जाती थी, क्योंकि जो बच्चे छोटे होते हैं उनको चित्रों के माध्यम से चीज़ें ज़्यादा समझ में आ पाती हैं। तो हम देख सकते हैं कि चित्रों की सहायता से कहानी का अभ्यास कराया जाता है, अर्थात चित्र दिखा करके हमें समझने की कोशिश की जाती है कि यह चित्र किस कहानी की ओर संकेत करते हैं। दूसरी विधि आ जाती है कहानी के आधार पर कहानी लिखना, अर्थात कई बार हम कहानी देखते हैं और उसी के आधार पर एक दूसरी कहानी का निर्माण कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार रूपरेखा या संकेत बिंदु के आधार पर, खासकर ये जो बिंदु है ये परीक्षाओं में कई बार प्रयोग में लाया जाता है, जब हमें कोई रूपरेखा या संकेत बिंदु दिए जाते हैं और कहा जाता है कि आप इसके ऊपर एक प्रभावशाली कहानी लिखें। तो आगे यदि हम बढ़े तो कहानी या अधूरी या पूर्ण कहानी को पूर्ण करना, अर्थात यदि हमें कोई अधूरी कहानी दे दी जाए और उसको कहा जाए कि आप इसको पूर्ण करें, तो अवश्य ही ये भी कहानी लिखने का एक विधि है दोस्तों। ये 4 प्रकार की विधियां हमें बताई गई हैं। सबसे पहले आ जाती है कहानी के आधार पर कहानी लिखना, दूसरा है रूपरेखा या संकेत बिंदु के आधार पर कहानी लिखना, तीसरा है अधूरी कहानी को पूरा करना। ठीक इसी प्रकार चौथा आ जाता है चित्रों की सहायता से कहानी को व्याख्याहित करना या पूर्ण करना। अब हम चर्चा करेंगे कहानी के अंगों के बारे में, क्योंकि कहानी के अंग उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितनी कहानी होती है। तो कहानी के अंग क्या हैं और किस प्रकार से वो अपनी भूमिका निभाते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी कहानी के अंगों में, कथा वस्तु की। कथा वस्तु का अर्थ ये होता है कि हम किस कथा का जो, अगर मैं कहूं कैनवास, कथा का जो कैनवास होता है उसी को हम कथा वस्तु कहते हैं। जिस प्रकार आपने देखा होगा चित्रकार चित्र बनाने के लिए एक कैनवास का प्रयोग करता है, ठीक उसी प्रकार जो कहानीकार है वह भी कहानी लिखने के लिए कथा वस्तु बनाता है, अर्थात वह किस ढंग से कहानी को गढ़ेगा, कहीं ना कहीं उसी को हम कथा वस्तु कह देते हैं। आगे यदि हम चलें तो पात्र आ जाते हैं, जिनको आप कैरेक्टर्स कहते हैं, अर्थात कितने पात्रों के माध्यम से मैं अपनी इस कहानी को पूर्ण करना चाहता हूँ। ठीक इसी प्रकार आ जाते हैं आगे संवाद, अर्थात बातचीत जिसको हम कहते हैं। संवाद बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है किसी भी कहानी का, क्योंकि संवाद के माध्यम से ही कहीं ना कहीं हमें चित्रण हम निर्मित कर पाते हैं। आप लोगों को याद होगा यदि हम राम और रावण में अंतर करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके संवादों के आधार पर ही, क्योंकि उनके संवादों में ही वह अंतर करने की, चरित्र के अंतर करने की शक्ति उसमें समाहित
होती है, जिस प्रकार से वो बातचीत करते हैं। ठीक इसी प्रकार भाषा शैली, भाषा में कैसी रखनी चाहिए। जब हम कहानी लेखन कर रहे हो तो अवश्य ही हमें भाषा सरल, सहज और साधारण भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिसको पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उसी प्रकार समझ पाए जिस प्रकार कोई अशिक्षित व्यक्ति समझ सकता है। मैं यहाँ पर अशिक्षित नहीं कहूँगा, मैं समझदार कहूँगा, क्योंकि समझदार लोग भी उस चीज़ों को उसी प्रकार समझ सकते हैं जिस प्रकार की शिक्षित लोग समझ सकते हैं। आगे है उद्देश्य का। रचनाकार ये जानते हैं कि इस कहानी को पढ़ लेने के पश्चात मेरे पाठक को किस मूल्य की प्राप्ति होने वाली है। तो अवश्य ही यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उद्देश्यपूर्ण कहानियाँ लिखें। आइए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं कि कहानी में ध्यान देने योग्य बातें क्या होनी चाहिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखिए, प्रसंगों या घटना का उचित प्रसार, अर्थात खासकर जब हम लघु कथा लेखन कर रहे हों तो हमें अपने प्रसंगों को छोटा रखना चाहिए। हम उसको ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि यदि हम उसको ज़्यादा लंबा खींचेंगे तो ऐसा लगेगा कि एक प्रसंग, एक घटना को ज़्यादा विस्तार दिया गया है, जबकि अंत बहुत छोटा है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो हमारे सभी प्रकार की जो घटनाएं हैं, जो प्रसंग हैं, वो बराबर तौर पर बटे होने चाहिए अपने भागों में। ऐसा ना लगे कि कोई एक भाग ज़्यादा विस्तारित हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कहानी का आरंभ आकर्षक होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम कहानी जो लिख रहे हैं वो पाठक को बांध कर रख सके। बांध कर रखने का मतलब ये नहीं है कि हम उसे बंदी बना लें। बांध कर रखने का मतलब ये है कि यदि वो कोई चीज़ पढ़े तो अवश्य ही उसका मन और आगे उसे पढ़ने का करे कि मैं इसको और अधिक पढ़ने की कोशिश करूं, क्योंकि उसको जानने की इच्छा उसमें होगी। अर्थात जिज्ञासा, अवश्य जिज्ञासा को वो क्या कर सके, उसमें वृद्धि कर सके। पाठक उसको जानने की कोशिश करे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। अगला बिंदु है उपयुक्त शीर्षक। हमें अपनी कहानी का उपयुक्त शीर्षक भी मुख्य रूप से प्रयोग में लाना चाहिए। हमारा शीर्षक ही कहीं ना कहीं हमारी संपूर्ण कहानी को क्या करता है, बयां करता है। आगे चलते हैं। मुहावरे व लोकोक्तियों का प्रयोग। कहानी लिखते समय हमें मुहावरों और लोकोक्तियों का विशेष रूप से प्रयोग करना ही चाहिए। इससे हमारी कहानी और अधिक प्रभावशाली, प्रसंगपूर्ण और पठनीय बन जाती है। पाठक को पढ़ने में इसमें और ज़्यादा आनंद आता है। अगला बिंदु है, कहानी का अंत सहज व सार्थक होना चाहिए। जैसा कि मैं दोबारा से पहले बिंदु की बात करूंगा, यदि हम अपनी घटनाओं को अलग अलग रूप में क्या करते हैं, व्याख्याहित करते हैं, तो आप देखेंगे कि अंत में जब हम आते हैं तो हमारा अंत उतना ही ज़्यादा प्रभावशाली प्रतीत होता है जैसा कि हमने कहानी लिखने से पूर्व उसके बारे में सोचा था। तो हमारा जो अंत है वो सहज हो और सार्थक हो, अर्थात पाठक उसको पढ़ करके यह महसूस करे कि हाँ, इस कहानी का यही अंत होना चाहिए था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अंत में कहानी की सीख स्पष्ट हो। हम जो भी कहानी लिखते हैं उसका एक उद्देश्य होता है, एक सीख होती है। आप अवश्य ही आप लोगों को याद होगा, आपने जो पहली कहानी पढ़ी थी या ऐसी कहानी जो हमें हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाती है, चाहे वो खरगोश या कछुए की कहानी हो, लोमड़ी या कोए की कहानी हो, है ना, ऐसी कहानियाँ जो हमें कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करती हैं। तो आशा है आप लोगों को आज की वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। मैं आप लोगों का होस्ट संदीप कुमार शर्मा आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके साथ के लिए। इसी प्रकार अपना साथ बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं आप लोगों के कमेंट्स ज़रूर पढ़ता हूँ, उससे मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आज के लिए इतना ही मित्रों। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान दोस्तों। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।